हेलो एवरीवन। तो हम आज देख रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के कुछ एमसीक्यूज़। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ हेनरी फेयोल्स 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो, हेनरी फेयोल ने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे, तो हमें बताना है दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा है जो उनके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में नहीं आता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में है ए यूनिटी ऑफ कमांड, बी डिवीजन ऑफ वर्क, सी सेंट्रलाइजेशन, डी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। देखो, यूनिटी ऑफ कमांड, डिवीजन ऑफ वर्क, सेंट्रलाइजेशन, ये तीनों आते हैं हेनरी फेयोल्स के 14 प्रिंसिपल्स के अंदर, बट कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट जैसा कोई भी प्रिंसिपल नहीं है मैनेजमेंट का, इसलिए यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। Now the second question is, the principle of unity of command states that principle of unity of command क्या बताता है हमको। तो यहाँ पे ऑप्शंस में है, एम्प्लॉय शुड हैव ओनली वन सुपीरियर टू अवॉइड कन्फ्यूजन, एक ही सुपीरियर होना चाहिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो। एम्प्लॉय शुड बी लॉयल टू द ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयज़ लॉयल की तरफ, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ लॉयल होना चाहिए। देयर शुड बी अ क्लियर डिस्टिंक्शन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्प्लॉय शुड बी अवॉर्डेड फॉर परफॉर्मेंस, एम्प्लॉयज़ को परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड देना चाहिए, या तो फिर उसमें अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक क्लियर डिस्टिंक्शन होना चाहिए। देखो, बी, सी और डी तो बिल्कुल भी स्टेट नहीं कर रहा है यूनिटी ऑफ कमांड के प्रिंसिपल को, तो यहाँ पे आंसर होगा एम्प्लॉय शुड हैव वन सुपीरियर टू अवॉइड कन्फ्यूजन। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब एक ही बंदे से, एक ही आपके सुपीरियर से आपको कमांड दी जाएगी, डायरेक्शन दिखाई जाएगी, ताकि आपके बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर वुड बी ऑप्शन ए, एम्प्लॉय शुड हैव ओनली वन सुपीरियर टू अवॉइड कन्फ्यूजन इज यूनिटी ऑफ कमांड। Now the next question is, according to the principle of division of work, A, employees should work as a team, B, work should be divided among employees to increase specialization and efficiency, C, work should be given to workers who are most qualified, या D, the work environment should be conducive to good teamwork। देखो, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क में क्या होता है कि आपको जो भी काम दिया गया है उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं उन लोगों के साथ। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी चीज़ में इफ़िशिएंट है, आप वो अच्छे से करते हैं काम, आपको वो बहुत अच्छे से आता है, सो आपको वही काम दिया जाएगा। अगर आप कंटेंट राइटिंग में अच्छे हैं तो आपको एक कंटेंट राइटिंग का काम मिल जाएगा। इससे क्या होगा कि आपका काम बहुत ही इफ़िशिएंटली होगा, है ना, और एकदम सही होगा, क्योंकि अपने अपने काम में हर एक बंदा माहिर है। तो इसलिए डिवीजन ऑफ वर्क में क्या होता है कि वर्क शुड बी डिवाइडेड अमंग एम्प्लॉयज़ टू इंक्रीज स्पेशलाइजेशन एंड इफ़िशिएंसी। बिल्कुल, जिसमें आपका स्पेशलाइजेशन है आपको वही काम दिया जा रहा है, और उससे क्या होगा कि आपके काम की इफ़िशिएंसी भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी। Now the next question is, which principle emphasizes that each employee should be given enough freedom to express themselves। जो 14 principles of फेयोल है उसमें से हमें बताना है कि ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो बताता है कि एम्प्लॉय को एक अपना इनफ फ्रीडम दिया जाता है जिससे वो खुद को एक्सप्रेस कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस में है ए, एस्पिरिट डी कॉर्प्स, बी, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, सी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, या डी, सेंट्रलाइजेशन। तो देखो, यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए, एस्पिरिट डी कॉर्प्स। एस्पिरिट डी कॉर्प्स ज़्यादातर फोकस किस पे करता है, टीम वर्क पे फोकस करता है ना, ये यूनिटी पे फोकस करता है। तो इससे क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए भी एंकरेज किया जाता है, जिससे वो अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर सके एक ग्रुप के अंडर, है ना। तो उससे जितना अच्छा वो एक्सप्रेस करेंगे खुद को, उतनी अच्छी बॉन्डिंग आपस में उनके बनेगी, और इससे क्या होगा कि उनकी यूनिटी भी स्ट्रांग होगी, राइट। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल एम्फसाइज करता है कि एम्प्लॉय को अपना एक फ्रीडम दिया जाता है जिसमें वो खुद को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता है, तो उस फ्रीडम को हम बोलेंगे एस्पिरिट डी कॉर्प्स। ऑप्शन ए इज़ द आंसर। Now our next question is, according to Fayol, the principle of equity refers to dash. Options are treating all employees equally in all situations, B, offering equal pay to all employees regardless of performance, C, providing fairness and justice to employees while maintaining discipline, and D, ensuring that no employee is discriminated against based on personal traits। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, जो ऑप्शन नंबर सी है उसमें ये बोलते हैं कि प्रोवाइडिंग फेयरनेस एंड जस्टिस टू एम्प्लॉयज़ वाइल मेंटेनिंग डिसिप्लिन।
तो जब भी इक्विटी की बात आती है ना, तब हम हमेशा देखते हैं कि हर एक एम्प्लॉय को एक फेयर चांस दिया जाए, उसको जस्टिस मिलना चाहिए उसकी हर चीज़ पे, हर बात पे, है ना। तो उसको ये सब चीज़ें मिलने के साथ साथ जो कंपनी का डिसिप्लिन है उसे भी हमें मेंटेन करके रखना है, उसको भी हमें ध्यान में रख के चलना है। और इस चीज़ को हम लोग ज़्यादातर देखेंगे इसी प्रिंसिपल में, जिसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जिसमें हम लोग कोई भी बायसनेस या कोई भी पार्शियलिटी अमंग्स एम्प्लॉयज़ नहीं देखना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी। Now, the next question is which of the following is a key aspect of the scalar chain principle? Scalar chain principle का जो मेन एस्पेक्ट है वो क्या है? तो ऑप्शंस में है ए, एम्प्लॉय शुड रिपोर्ट ओनली टू वन सुपरवाइजर, द चेन ऑफ अथॉरिटी शुड बी क्लियर एंड वेल डिफाइंड, वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू टास्क अकॉर्डिंग टू एक्सपर्टीज, एंड डी, मैनेजर्स शुड कंट्रोल एंड मेंटेन एम्प्लॉय एक्शंस। तो यहाँ पे देखो स्केलर चेन किसको रेफ़र करेगा? स्केलर चेन रेफ़र करता है कंपनी में जो हायरार्की होती है ना, तो अथॉरिटी वाइज हायरार्की को डिफाइन करना, ठीक है। टॉप से लेकर बॉटम तक क्या हायरार्की है, किसकी क्या अथॉरिटीज़ है, वो एकदम वेल डिफाइंड होनी चाहिए, है ना। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर बोलेंगे option B, the chain of authority should be clear and well defined, and that is known as scalar chain. Now the next question is what does the initiative principle encouraged in an organization? Options are A, employees should take responsibility for tasks, B, managers should dictate every decision, C, teams should wait for instructions to begin working, या डी, एम्प्लॉय शुड बी एनकरेज फ्रॉम टेकिंग रिस्क्स। तो यहाँ पे ऑप्शन ए वुड बी द आंसर, दैट इज़ एम्प्लॉय शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टास्क। इनिशिएटिव प्रिंसिपल हमें क्या बताता है कि इनिशिएटिव प्रिंसिपल हमेशा एनकरेज करता है एम्प्लॉयज़ को अपनी जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, डिसीजंस हैं, उसको लेने में, है ना। कि भाई मैं एक इनिशिएटिव लेकर ये डिसीजन लेता हूँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर उस चीज़ को फुलफ़िल करता हूँ। तो ये हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर इनिशिएटिव प्रिंसिपल में, है ना। ये एम्प्लॉयज़ को क्या करता है? एनकरेज करता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए ड्यूरिंग टास्क। तो ऑप्शन ए वुड बी द आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल प्रिंसिपल फोकसेस ऑन डैश। तो ये जो प्रिंसिपल है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर पर्सोनल, ये किस पे बेस्ड है? तो यहाँ पे ऑप्शंस में है ए, द इम्पॉर्टेंस ऑफ हायरिंग मोर एम्प्लॉयज़, बी, एम्प्लॉय स्टेबिलिटी फॉर इफेक्टिव परफॉर्मेंस, सी, हाई एम्प्लॉय टर्नओवर फॉर डाइवर्सिटी, या डी, एनकरेजिंग फ्रीक्वेंट जॉब चेंजेस टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। नहीं, देखो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल मतलब क्या होता है कि अगर आपने एक सिक्योरिटी दी है, जॉब सिक्योरिटी दी है किसी भी पर्सोनल को, ठीक है, तो उसमें जो उसकी परफॉर्मेंस कैसे होगी, वो एकदम इफ़ेक्टिव होगी, वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगा क्योंकि पता है उसको कि मेरी जॉब जो है वो सिक्योर्ड है। तो यहाँ पे जो ये प्रिंसिपल है वो किस पे फोकस करता है ज़्यादा? ऑप्शन नंबर बी, एम्प्लॉय स्टेबिलिटी फॉर इफेक्टिव परफॉर्मेंस। तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। Now the next question is the principle of centralization refers to। centralization principle क्या रेफर करता है? ऑप्शंस हैं ए, concentration of decision making power at the top, B, decentralization of power to lower levels, C, equal distribution of power across all levels, या D, giving employees full autonomy in decision making। देखो सेंट्रलाइजेशन नेम ही सजेस्ट कर रहा है यहाँ पे कि ये क्या रेफ़र करता है कि जो भी डिसीजन मेकिंग पावर है ना वो टॉप लेवल पे होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आंसर होगा जिसमें लिखा है कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर एट द टॉप। एक सेंट्रल अथॉरिटी है जिसको इन लोगों ने पावर दी है डिसीजन लेने की, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन प्रिंसिपल ज़्यादा फोकस करता है या रेफ़र करता है कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर एट द टॉप। ऑप्शन ए इज़ द आंसर। Now the question is which of the following is not a principle of management according to Henry Fayol। तो देखो हेनरी फेयोल ने हमको सबको पता है कि 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं,
ठीक है, मैनेजमेंट के। तो यहाँ पर हमें बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा उसके प्रिंसिपल का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में है ए यूनिटी ऑफ कमांड, बी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, सी डिवीजन ऑफ वर्क, या डी एस्पिरिट डी कॉर्प्स। सो देखो ए, सी और डी तो उसके प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन जो बी है वो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स वो हेनरी फेयोल ने नहीं दिया है, ये तो पीटर ड्रकर ने दिया है। ठीक है, तो ये इसके प्रिंसिपल्स में नहीं आएगा। तो यहाँ पे आंसर वुड बी ऑप्शन बी। द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर एम्फसाइजेज, ऑर्डर प्रिंसिपल क्या एम्फसाइज करता है? तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस में है ए प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ पीपल एंड मटीरियल्स, बी मेंटेनिंग डिसिप्लिन एट ऑल टाइम्स, सी ensuring every task is completed in a specific order, या द नीड फॉर ऑर्डर इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस। तो ऑर्डर हमेशा किस पे एम्फसाइज करता है? जो ऑर्डर प्रिंसिपल है वो एम्फसाइज करता है कि जो पीपल और मटेरियल है ना, उनका एक प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए जिससे जो प्रोसेस है वो स्मूथ हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर मीन्स मटेरियल्स और पीपल को सही जगह पे, राइट प्लेस पे, राइट टाइम पे लगाना है, सो दैट जो फंक्शनिंग है, जो प्रोसेस है वो इजी हो जाए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज़ द आंसर। Now the question is, which principle of management encourages harmonious cooperation between employees and employers? तो ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का जो एंकरेज करता है कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स के जो रिलेशन है उसमें एक हारमोनी बनी रहे? तो यहाँ पे ऑप्शंस में है ए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, बी सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, सी इक्विटी, या डी एस्पिरिट कॉर्प्स। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन डी आंसर होगा, क्योंकि एस्पिरिट कॉर्प्स जो है ना वो जनरली किस पे फोकस करता है? एक सेंस ऑफ यूनिटी दिखाता है वो, है ना, कि एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर के बीच में एक यूनिटी बनी रहे। ये टीम वर्क को भी प्रमोट करता है और हारमनी भी मेंटेन करवाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे कौन सा आएगा आंसर? एस्पिरिट कॉर्प्स जो है वो फोकस करता है हारमनी बनाने में एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज़ द आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू फेयोल द सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट मीन्स, options are A, the interest of the organization should take precedence over personal interests, B, employees should be allowed to prioritize personal interests, C, managers should focus on individual interest above organizational goals, या D, employees should be given complete freedom in decision making। तो देखो जो ये बी सी डी है ये तो नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पूछा है कि फेयोल के अकॉर्डिंग सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए आंसर होगा, जिसका मतलब है कि द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रेसिडेंस ओवर पर्सनल इंटरेस्ट। मतलब हमें ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की क्या भलाई है वो हमें पहले देखनी है अपने पर्सनल इंटरेस्ट से। ठीक है, जो हमारी पर्सनल चीज़ें हैं हमें उनको सेकेंडरी रखना है, और ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने के लिए हमें ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू हेनरी ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। The next question is, the principle of discipline states that options में है employee should adhere to organization's rules and regulations, B, employee should be disciplined in their personal lives, C, manager should only enforce discipline when there is a crisis, या D, employee should have no limitations on their behavior। B, C, D तो बिल्कुल गलत हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, employee should adhere to the organization's rules and regulation। उनको ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रूल है, रेगुलेशन है, वो फॉलो करना पड़ेंगे ताकि ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग अच्छे से होती रहे और एक ऑर्डर भी मेंटेन रहे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ द आंसर।